प्यारे बच्चों, राय तिवारी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टर है, इसकी स्थापना कैसे हुई, लाभ और इसके गुण क्या हैं या इसके दोष क्या हैं, इसकी जानकारी अपन संक्षेप में प्राप्त करेंगे। तो जान लें सबसे पहले सहकारी संगठन यानी सहकारिता का अर्थ होता है कि मिलजुल करके कार्य करना। अतः सहकारी संगठन ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो स्वेच्छा से समानता के आधार पर किसी कार्य को संपन्न करने के लिए संगठित होते हैं। कह सकते हैं कि सहकारिता वह आर्थिक व्यवस्था है जिससे व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समानता के आधार पर स्वेच्छा से मिलजुल करके कार्य करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये सहकारी संगठन स्वेच्छा से निर्मित होने वाला स्वैच्छिक संगठन है। कैसा संगठन है? स्वैच्छिक संगठन है। मतलब इसमें किसी पर कोई दबाव नहीं होता है, प्रत्येक को सशस्त्र बनने और उसे त्यागने का अधिकार होता है। स्वैच्छिक संगठन है। फिर इसमें मानवता का तत्व रहता है। दूसरा पॉइंट देखें, मानवता का तत्व यानी इसमें पूंजी को महत्व नहीं दिया जाता। शोषण से मुक्ति एवं मानव के विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। फिर आत्म सहायता, तीसरा पॉइंट है आत्म सहायता। इसमें क्या है? सहकारी संगठन में व्यक्ति स्वयं के हितों के साथ साथ अन्य सदस्यों के हितों को भी पूरा ध्यान देता है। सभी सदस्य आपसी सहयोग से आर्थिक हितों को पूरा करते हैं। फिर प्रजातांत्रिकता, प्रजातांत्रिकता, ठीक है, यानी पूरा कारोबार प्रजातांत्रिक पद्धति से चलता है। पूरा कारोबार प्रजातांत्रिक पद्धति से चलता है और चाहे सदस्य एक अंश सत्ता हो चाहे 100, सभी को मत देने का अधिकार इसमें होता है। यह सदस्यों के द्वारा ही चलाए जाने वाला एक संगठन है। प्यारे बच्चों, 5वां नंबर देखेंगे, समान हितों में वृद्धि। यह संगठन मनुष्य के समान हितों में वृद्धि के लिए कार्य करता है, यानी सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और संगठन के जो लाभ प्राप्त होते हैं वो समानता के आधार पर ही लाभ प्राप्त होते हैं। फिर एक पॉइंट है सेवा भाव, यानी यह संगठन एक दूसरों की सहायता के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है सेवा भाव रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवा भाव ही रहता है। सहकारिता केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय और सेवा का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। सेवा पहले, लाभ बाद में, इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर पारस्परिक सहयोग, यानी संगठन के सदस्य अपने आर्थिक विकास एवं लाभ प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए उनका प्रेरक वाक्य होता है। क्या है? प्रत्येक सबके लिए एवं सब प्रत्येक के लिए। ठीक है। फिर एक और कह सकते हैं कि नगद व्यवहार, नगद व्यापार होता है इसमें, नगद व्यापार। ठीक, सहकारी संगठन मुक्तान नगद व्यापार करते हैं। उधार के लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं होता। आजकल कुछ समितियां कभी उधार बिक्री भी करती हैं, लेकिन ज्यादातर नगद बिक्री पर ही अपना व्यापार चलाते हैं। ठीक है। और सहकारी संगठन में सहकारी समितियों की स्थापना किस प्रकार से होती है?
तो सहकारी समितियों के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक सहकारी साख समिति, दूसरा गैर सहकारी साख समिति। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण किया गया है और इन अधिनियमों के अनुसार सहकारी समिति के गठन के लिए निम्न तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। न्यूनतम सदस्य संख्या, मतलब एक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम 10 वयस्क सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हों, ये सदस्य मिलकर के समिति की स्थापना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूरा करते हैं कि 10 सदस्य होने चाहिए, न्यूनतम सदस्य संख्या। उपनियमों की स्वीकृति, यानी दैनिक कार्य संपन्न करने के लिए इन सदस्यों द्वारा उपनियम बनाए जाते हैं। इन पर सभी जो 10 सदस्य होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। पंजीयक सहकारी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ये उपनियम पंजीयक के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि उपनियमों की रचना के अभाव में अधिनियम में दिए गए उपनियम यथावत माने जाते हैं। न्यूनतम पूंजी बैंक में जमा करना, एक मतलब कह सकते हैं अंशों की बिक्री में जो पूंजी प्राप्त होती है वो समिति के प्रस्तावित नाम से सहकारी बैंक में जमा कर दिया जाता है। फिर पंजीयन हेतु आवेदन, एक प्रस्तावित समिति का सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करना आवश्यक होता है। फिर पंजीयन, समिति का पंजीयन, समिति का पंजीयन, पंजीयक कार्यालय उपनियमों तथा अन्य जानकारियों से संतुष्ट होने पर समिति के उपनियमों की एक प्रमाणित प्रति के साथ पंजीयन का प्रमाण पत्र देता है। इसके साथ ही समिति का पंजीयन एवं स्थापना हो जाती है। फिर पदाधिकारियों का चुनाव, पदाधिकारियों का चुनाव, यानी पंजीयन हो जाने के पश्चात सदस्यों की साधारण सभा बुलाई जाती है। ठीक है, फिर पदाधिकारियों के चुनाव पंजीयक के मार्गदर्शन में कराए जाते हैं और समिति के कारोबार का संचालन उनके द्वारा किया जाता है। फिर नए सदस्यों का प्रवेश किस प्रकार होता है? स्थापना हो गई, पदाधिकारियों का चुनाव हो गया, इसके बाद नए सदस्यों को प्रवेश दिया जा सकता है। सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्तियों को सहकारी समिति के अंश बेचकर सदस्यता प्रदान की जाती है। सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा प्रदत्त पूंजी तक ही सीमित होता है। ठीक है, नए सदस्यों का प्रवेश। कार्य प्रारंभ करना, कार्य प्रारंभ करना, जैसे ही आवश्यक पूंजी एकत्रित हो जाती है सहकारी समिति अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। समिति के व्यापार का संचालन उनके पदाधिकारी समिति के नाम से करते हैं। फिर कह सकते हैं समितियों, सहकारी समितियों के लाभ या गुण क्या हैं, क्या लाभ है या क्या गुण है? तो सहकारिता के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक लाभ प्राप्त होते हैं। अतः वर्तमान समाजवादी आर्थिक ढांचे में सहकारी संगठन का महत्वपूर्ण स्थान है। सहकारी समितियों से प्राप्त होने वाले लाभ, पहला आर्थिक लाभ, दूसरा सामाजिक लाभ। आर्थिक लाभ में साख की सुविधाएं मिल जाती हैं, कम ब्याज पर ऋण प्राप्त हो जाता है, मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, मूल्य पर नियंत्रण हो जाता है, उचित मूल्य की प्राप्ति होती है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है, पूंजी व श्रम संघर्ष की समाप्ति हो जाती है और देश की आर्थिक प्रगति में ये सहायक होते हैं। ये हो गए आपके आर्थिक लाभ। और इसी प्रकार सामाजिक लाभ, शोषण रहित समाज की स्थापना। सामाजिक लाभ में शोषण रहित समाज की स्थापना। फिर सहयोग, भाईचारा, ईमानदारी, ये सामाजिक लाभ में आएंगे।
स्वावलंबन की आदत, फिर जीवन स्तर का ऊंचा होना, ये सब सामाजिक लाभ में आएंगे। ठीक है, तो ये तो लाभ हो गए या गुण हो गए। फिर दोष क्या है? डिसएडवांटेज आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो गुणों के होते हुए भी सहकारी संगठनों में अनेक दोष पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जिनमें से प्रमुख दोष निम्न है। सदस्यों का शोषण। सदस्यों का शोषण कैसे होता है? सदस्यों का धन अंश जमा आदि के रूप में लिया जाता है। संचालक मंडल इसे मनमानी ढंग से व्यय करता है। सदस्यों को लाभ नहीं के बराबर दिया जाता है। इससे सदस्यों का शोषण होता है। ठीक है। फिर साख का दुरुपयोग। सहकारी समितियां सरकार आदि से कर्ज लेती हैं, ये सदस्यों को देती हैं, सदस्य इसका दुरुपयोग करते हैं। ठीक है। प्रबंध में शिथिलता। प्रबंध संचालक साधारण सदस्यों में ही होते हैं, इन्हें प्रबंध में अधिक रुचि नहीं होती है। ये प्रबंध में शिथिलता होती है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण। कुछ स्वार्थी लोग सहकारी समिति पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, राजनीतिक गुटबाजी बढ़ जाती है, कपट बेईमानी आदि को जिससे बढ़ावा मिलता है। फिर सहकारी भावना का लोग। अनेक पदाधिकारी व्यक्तिगत लाभ की भावना बढ़ जाती है पदाधिकारियों में, अतः सहकारी भावना का दिन प्रतिदिन लोप होता रहता है। ठीक है। फिर शासन का हस्तक्षेप। प्रारंभ में यह आंदोलन जनता की ओर से प्रारंभ होता है, परंतु अब शासन ने कानून बना दिए हैं और शासन ही इनके विस्तार की चिंता करता है। इससे शासन का हस्तक्षेप इसमें बढ़ जाता है। फिर बताया गया है केवल शहरों तक सफल है। प्यारे बच्चों, यह आंदोलन शहरों में सफल हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की 80% समितियां जो है मृत पाई गई हैं, मतलब ग्रामीणों में ये असफल हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है। राय तिवारी टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे की वीडियो प्राप्त करेंगे। हरिओम।